बच्चों, नवनीत प्रश्न पत्र 3 का प्रश्न 4 का ये दूसरा सवाल है। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद दे दिया गया है 100 और साथ ही ये बताया गया है कि प्रथम 6 पदों का योगफल अगले 6 पदों के योगफल का 5 गुना है। तो वो अंकगणितीय श्रृंखला ज्ञात करो। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रथम पद दे दिया गया। आपको पता है प्रथम पद को हम a द्वारा भी दर्शाते हैं और t1 द्वारा भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में बता दिया गया है कि a यानी कि t1 कितना है, 100 है। इसीलिए यहाँ पर आपको क्या दिखलाई दे रहा है, a बराबर 100। दूसरी शर्त ये बताई गई है कि जो प्रथम 6 पदों का योगफल है, तो प्रथम 6 पदों का योगफल क्या होता है? प्रथम 6 पदों का योगफल का अर्थ होता है t1 से लेकर t6 तक के सभी पदों को जोड़ना। t1 से लेकर t6 तक के सभी पदों को जोड़ना, इसे हम कहेंगे प्रथम 6 पदों का योगफल। अगले 6 पदों के योगफल क्या होते हैं? अगले 6 पद यानी कि प्रथम 6 पद के आगे के जो 6 पद होते हैं उसे हम अगले 6 पद कहेंगे। यानी t7 से लेकर t12 तक, t7, t8, t9, t10, t11, t12 ये अगले 6 पद होते हैं। तो उनका योगफल यानी कि t7, t8, t9 सबको जोड़ना। ठीक है, तो उसका 5 गुना है। तो इसीलिए प्रश्नानुसार जो बोला गया है ना, प्रथम 6 पदों का योगफल अगले 6 पदों के योगफल के 5 गुना है। अगले 6 पद यानी t7 से t12 के जो योगफल हैं उसके 5 गुना के बराबर है क्या? प्रथम 6 पदों का योगफल। इसलिए ये समीकरण तैयार हुआ। अब आपको पता है कि जब अंकगणितीय श्रृंखला में योगफल ज्ञात करने के लिए ही सूत्र बना है SN का। SN के 2 फॉर्मूले हैं, एक n/2 कोष्ठक में 2a + n-1d इस तरह से है, और ये दूसरा फॉर्मूला जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, SN बराबर होता है n/2 कोष्ठक में t1 + tn। ठीक है, तो इस तरह से SN का फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला दोनों साइड जो आपको दिखलाई दे रहे हैं ना योगफल, हम दोनों योगफल के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि प्रथम 6 पदों का योगफल का अर्थ है t1 से लेकर t6 तक के पदों का योगफल। यदि हम इनके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्रथम 6 पदों के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये पहला पद माना जाएगा और ये अंतिम पद माना जाएगा। और इसीलिए t1 के बदले में t1 ही आने वाला है, लेकिन tn जो अंतिम पद होता है, यहाँ पर अंतिम पद कौन होगा? t6 होगा। और n/2 तो फॉर्मूले में है ही, वो तो मेंटेन रहेगा। कहने का मतलब देखो, यहाँ से समझ में आएगा आपको। जो प्रथम 6 पदों का योगफल में पहला पद t1 है और अंतिम पद t6 है, उस आधार पर यहाँ पर प्रथम पद के बदले में t1 ही रखा गया है और अंतिम पद के बदले में t6 रखा गया है। और n क्या है बच्चों? n यहाँ पर पदों की संख्या है, यानी ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 पद हैं। इसीलिए ये पदों की संख्या है 6, जो कि यहाँ रखना है। तो 6/2 इस तरह से रखा गया, और कोष्ठक के अंदर t1 + t6 इस तरह से हमें लिखना होता है। ऐसे ही हमें यही काम राइट हैंड साइड में भी करना है, यानी इस तरफ के लिए भी हमें ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर पहला पद कौन है? t7 है, और यहाँ का अंतिम पद कौन है? t12 है। तो फॉर्मूला भी यहाँ पर भी सेम लगने वाला है। 5 के बदले यहाँ 5 ही रखा गया है, 5 यही कैरी हो रहा है। बाकी फॉर्मूले के हिसाब से है। देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या कहता है? n/2। तो n/2 यहाँ पर भी 6/2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कितने पद हैं? 6 है। आप काउंट करो, t7 1 हुआ, t8 2, ये t9 3, ये 4, ये 5 और t12 6। इस तरह से यहाँ पर भी आपको 6 पद दिखलाई दे रहे हैं। इसीलिए n/2 के बदले में 6/2 रखा गया है। बाकी ये 5 कहाँ से आया? 5 यहाँ से आया।
5 कहाँ से आया बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? 5 ऊपर जो हमने अभी समीकरण में निकाला था ना, वही 5 है। और ये 6/2 जो है ये n/2 के हिसाब से फॉर्मूले में रखा गया है। और क्योंकि T1 + Tn फॉर्मूला होता है, तो इस तरफ के योगफल के अकॉर्डिंग पहला पद यानी T1 बनेगा T7 और अंतिम पद Tn बनेगा T12। इसीलिए यहाँ पर आपको T7 + T12 दिख रहा है। तो आई होप आपको ये समीकरण समझ आ गया होगा। अब इसको हल करना है। 2 से जो 6 है वो 3 बार में कट रहा है, ठीक है? या तो आप वैसे काट सकते हो या दोनों पक्षों में आप 3 से भाग दे सकते हो, ठीक है? तो देखो यहाँ पर जब हमने 2 से 6 को काटा है तो क्या आया है, 3 आया है। 2 से 6 को काटा है तो यहाँ पर 3 आया है। तो आप चाहो तो पक्षांतरण करके 3 को यहाँ ले जा सकते हो और उसके बाद 3/3 करके काट सकते हो, या आप दोनों ही पक्षों में 3 से भाग दे सकते हो। 3 से भाग देने पर क्या होगा, दोनों पक्षों में देखो 3 से भाग देने पर 3 से 3 जो है वो एक बार में कट जाएगा और यहाँ का भी 3 एक बार में कट जाएगा। समझ आया? और इसके बाद जो आपके पास समीकरण बचेगा वो कुछ इस तरह से बचेगा। T1 + T6 विल बी इक्वल टू 5 इंटू कोष्ठक के अंदर क्या होगा, T7 + T12 ये होगा। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, इसे हम देंगे समीकरण क्रमांक 1। इसे हम क्या देंगे, समीकरण क्रमांक 1 ये देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि जो आपने प्रश्न पढ़ा था बच्चों, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें जो समीकरण जो हमें प्राप्त हुए थे और उस आधार पर हम क्या करेंगे, अभी T6 और T7 और T12 इन सभी का मान सूत्र के आधार पर प्राप्त करेंगे। सूत्र क्या है, Tn = a + n-1d। यदि आप ये जिस समीकरण को आपने क्रमांक दिया है 1, इसके अंदर आपको कौन कौन नज़र आ रहे हैं, T1 नज़र आ रहा है, T6, T7 और T12। तो इन चारों को हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और जब हम कैलकुलेट करते हैं Tn = a + n-1d, आपको पता है T1 आपको प्रश्नानुसार पहले से प्राप्त हुआ है। T1 यानी a जो है आपको पहले से कितना मिला है, 100 मिला हुआ है। ये प्रश्न में आपको पहले से प्राप्त है 100। ओके, तो प्रथम पद दे दिया गया है। छठा पद जो है यानी T6 है, उसके लिए हम देखो फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर n के बदले 6 रखना है, यहाँ पर n के बदले 6 रखना है और फिर आपके पास आएगा a + 6 - 1d। जब आप ये 6 में से 1 को घटाओगे यानी 6 - 1 करोगे तो आपको मिलेगा a + 5d। ओके, वैसे ही हमें T7 के लिए करना है। T7 आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पर n के बदले में जब हम 7 रखेंगे तो आप देखो T7 बराबर होता है a + कोष्ठक में 7 - 1 इंटू d, और जो कि सॉल्व करने के बाद आता है a + 6d। वैसे ही T12 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा a + 11d। ठीक है, तो ये सारे जो अभी हमने मान प्राप्त किए ना, ये सारे मान हमें समीकरण 1 में रखने हैं। समीकरण 1 कौन सा है, यही समीकरण देखो, आपको समीकरण 1 क्रमांक दिखाई दे रहा होगा। इस समीकरण में हम ये सारे मान रखने वाले हैं। देखो, अब रखने के बाद देखो कैसे नज़र आएगा, इस तरह से T1 के बदले में हमने रखा है a, T1 के बदले में a रखा, T6 के बदले में a + 5d रखा, 5 के बदले 5 ही रखना है, T7 के बदले में a + 6d रखा और T12 के बदले में a + 11d ये रखा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a और a ये दोनों ऐड हो जाएंगे, a और a ऐड हो जाएंगे, 2a बन गए, ये 5d है, 5 तो बाहर है ही। इसके बाद a और ये वाला a दोनों ऐड होने के बाद 2a बनता है। इसके बाद प्लस 6d और 11d ऐड होने के बाद 17d बनता है। ठीक है, अब देखो आगे कैसे सॉल्व करना है।
अब 5 का गुणा कोष्ठक के अंदर के पदों के साथ होगा, यानी कि 5 दूनी 10A होता है। इसके बाद प्लस 17D का 5 के साथ गुणा होगा, 5 के साथ गुणा होगा तो 85D बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड सेम है, कैरी हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद आप देखो 10A का पक्षांतरण करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और 5D का पक्षांतरण करेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जब 10A राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -10A बनकर आएगा, और जो 5D है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो -5D बनकर जाएगा। बराबर। अब आगे कैसे हल करेंगे? 2A में से जब आप 10A को माइनस करते हो तो -8A आता है, और 85D में से 5D को माइनस करोगे तो 80D आएगा। अब यहाँ पर A बराबर कैलकुलेट करना है। जब आप ऋण 8 से 80 को भाग दोगे तो क्या मिलेगा? ऋण 10 मिलेगा। ठीक है, तो ऋण 10D ये इस तरह से हो गया। तो आपके पास समीकरण कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब आपको पता है कि A का मान 100 दिया है प्रश्न में, इसीलिए A के बदले अब हम 100 रख देंगे और इसके बाद D का मान निकालेंगे। D का मान कैसे निकलेगा? ऋण 10 का पक्षांतरण होगा लेफ्ट हैंड साइड, और पक्षांतरण होने के बाद ऋण 10 से 100 को भाग दिया जाएगा, जिसकी वजह से D का मान बच्चों कितना मिलेगा? ऋण 10 ये मिलेगा। तो अब हमें D का मान मिल चुका है। A का मान हमें पहले से मिला था 100, D का मान मिल गया है, और प्रश्न में हमें पूछा गया था कि वह अंकगणितीय श्रृंखला ज्ञात करो। तो T1 यानी A तो 100 है, और D क्योंकि ऋण 10 हो चुका है। आगे के पदों को ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता है। T2 का मान ज्ञात करने के लिए हमें T1 में D को जोड़ना होगा। वैसे ही T3 का अगर मान ज्ञात करना है, यानी अंकगणितीय श्रृंखला के तीसरे पद का मान ज्ञात करना है, तो हमें दूसरे पद में D जोड़ना होगा, और चौथे पद का मान ज्ञात करने के लिए तीसरे पद में D जोड़ना होगा। जब हम 100 धन ऋण 10 करेंगे, यानी 100 ऋण 10, तो हमें मिलेगा 90। फिर T2 में जब D जोड़ रहे हैं, T2 यानी हमारा कितना आया? 90 आया। T2 कितना आया? 90। इसीलिए T2 में D को जोड़ना है, यानी कि 90 में से आपको 10 घटाना होगा। घटाना क्यों हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। समझ आ रहा है ना? प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए ये जो संख्या है ये घट रही है, और जिस वजह से हमें अगली संख्या यानी जो थर्ड नंबर है वो हमें मिलेगा 80। वैसे ही चौथी संख्या निकालने के लिए हमें तीसरी संख्या जो है अंकगणितीय श्रृंखला की, उसमें D को जोड़ना होगा, यानी 80 धन कोष्ठक में ऋण 10, यानी 80 ऋण 10, और जिस वजह से हमें चौथी संख्या मिलेगी 70। तो इस तरह से आप अगली संख्या भी गैस कर सकते हो। अगली संख्या 60 होगी, उसके आगे 50 होगी। तो अंकगणितीय श्रृंखला में केवल आपको प्रथम 3 या 4 पदों का ही मान ज्ञात करना होता है। तो हमने 4 पद ज्ञात कर लिए हैं। तो अंकगणितीय श्रृंखला क्या होगी बच्चों? वह अंकगणितीय श्रृंखला होगी 100, 90, 80, 70, और फिर आपको ऐसे आगे आपको इस तरह से ब्लैंक रखना है। ओके, तो इस तरह से आपका यह सवाल जो है वो कंप्लीट होता है।